नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। और यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस कहानी को पूरा जरूर सुने। आज सुबह सुबह पूरे मोहल्ले में जिसने भी सुना उसकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। नरेंद्र मर गया। विस्मय की बात यह नहीं कि मरियल नरेंद्र मर गया, बल्कि यह थी कि वह अपनी पत्नी के लिए पूरे 7 लाख रुपए छोड़ गया है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि पैबंद लगे अधमैले कपड़े पहनने वाले, रोज पुराना सा छाता बगल में दबाकर सवेरे घर से निकलने, रात में देर से लौटने वाले नरेंद्र के बैंक खाते में 7 लाख की मोटी रकम जमा होगी। गली के बड़े बूढ़े सिर हिला हिला कर कहने लगे, इसे कहते हैं तकदीर। अच्छा खाना पहनना भाग्य में नहीं लिखा था, पर बीबी को लखपति बना गया। कुछ ने मन ही मन अफसोस भी किया कि पहले पता रहता तो किसी बहाने कुछ रकम कर्ज में ऐंठ लेते। अब कौन आता वसूल करने। जीते जी तो सभी नरेंद्र को ईर्ष्या से देखते रहे, कोई खास ध्यान न देता, जैसे वह कोई कबाड़ हो। किसी ने न घनिष्ठता न कोई सामाजिक व्यवहार। देर रात चुपचाप घर आना, खाना खाकर सो जाना और सवेरे 9 बजे तक बाहर। मोहल्ले में लोगों को इतना पता था कि नरेंद्र थोक कपड़ों व सब्जियों की मंडी में दलाली किया करता था। कुछ को यह भी पता था कि जब तक शेयर मार्केट में भी वह जाया करता था। जो हो, सच्चाई अपनी जगह ठोस थी। पत्नी के नाम 7 लाख रुपए निश्चित थे। आमतौर पर बैंक वाले ऐसी बातें खुद नहीं बताते, नॉमिनी को खुद दावा करने जाना पड़ता है। वह तो बैंक का क्लर्क सुबोध उसी गली में ही रहता है, उसी ने बात फैला दी। गीता के घर यह सूचना देने सुबोध निजी रूप से गया था और इसी के चलते गली भर को मालूम हो गई यह बात। वह रिश्तेदार पड़ोसी जो कभी उसके घर में झांकते तक न थे, वह भी आकर नरेंद्र के गुणों का बखान करने लगे। गली वालों ने एक मत से मान लिया कि नरेंद्र जैसा निरीह सज्जन साधु प्रकृति आदमी नहीं मिलता है। अपने काम से काम, न किसी की निंदा, न चुगली, न झगड़े। यहाँ तो 4 पैसे आते ही लोग फूल कर फुप्पा हो जाते हैं और घमंड तो इतना हो जाता है कि गीता चकराई हुई थी। यह क्या हो गया, वह समझ नहीं पा रही थी। उसे सहारा देने मायके से माँ, बहन और भाई आ पहुँचे। बाद में पिताजी भी आ गए। आते ही माँ ने नाती को गोद में उठा लिया। बाकी सब भी गीता के 5 साल के बच्चे आकाश को हाथों में लिए रहते। माँ ने प्यार से माथा सहलाते हुए कहा, मुन्नी यूं उदास न हो, जो होना था वह हो गया। तुम्हें इस तरह उदास देखकर मेरी तो छाती फटती है। पिता ने खास खखार कर कहा, न तो कुछ दिनों के लिए हमारे साथ चलकर वहीं रह। यहाँ अकेली कैसे रहेगी, हम लोग भी कब तक यहाँ तक रहेंगे। और यह घर, गीता पूछ बैठी, अरे किराएदारों की क्या कमी है, और कोई नहीं तो तुम्हारे मामा राजाराम को ही रख देते हैं। उन्हें भी डेरा ठीक नहीं मिल रहा है। अपना आदमी घर में रहेगा तो अच्छा ही होगा। सुनते हो जी, माँ बोली। बेटी की सूनी कलाई देख मेरी छाती फटती है। ऐसी हालत में शीशे की नहीं तो सोने की चूड़ियां तो पहनी ही जाती है। जरा सुनार को कल बुलवा देते। कल जरूर ही बुलवा देता हूँ। गीता ने अस्थायी रूप से मायके जाकर रहना पसंद नहीं किया। यह उसके पति का अपना घर है। पति के साथ 6 साल यहीं तो बीते हैं। फिर आकाश भी यहीं पैदा हुआ है। जाहिर है भावनाओं के जोश में उसने बाप के घर जाकर रहने से मना कर दिया। सुबोध के प्रयास से वह बैंक में मैनेजर से मिलकर पति के खाते की स्वामिनी कागपत्रों पर हो गई। पासबुक चेकबुक मिल गई और फिलहाल के जरूरी खर्चों के लिए उसने 20,000 रुपए की रकम भी बैंक से निकाल ली। अब वह पहले वाली निरीह गृहिणी गीता नहीं, बल्कि अधिकार भाव रखने वाली संपन्न गीता है। आकाश को दूर के स्कूल से हटाकर पास के ही एक अच्छे पब्लिक स्कूल में दाखिला करा दिया। अब उसे स्कूल की बस लाती और ले जाती। बेटी घर में अकेली कैसे रहेगी, यह सोचकर माँ और छोटी बहन पुष्पा वहीं रहने लगी। पुष्पा वहीं से स्कूल पढ़ने जाने लगी। छोटा भाई भी रोज 2-3 बार आकर पूछ जाता। अब एक काम वाली रख ली गई, वरना पहले गीता ही चौका बर्तन से लेकर साफ सफाई का सब काम किया करती थी। गीता के मायके का रुख देखकर पास पड़ोस की औरतों ने आना लगभग छोड़ सा दिया। गीता और उसके मायके वालों की मोहल्ले भर में तरह तरह की
आलोचनाएं होने लगी। पैसा क्या मिला, दिमाग आसमान पर चढ़ गया है। कोई पूछे तमाम दुनिया में तुम ही एक अनोखी लखपति हो क्या। हम तो गए थे हालचाल पूछने, घड़ी दो घड़ी बातचीत करने, लेकिन घर वाले यो घूर कर देखते हैं जैसे कुछ चुराने या मांगने आए हों। तुम देखना, घर वाले सारा पैसा चूस कर गीता को छोड़ देंगे। पड़ोसियों की इन बातों से गीता अनजान नहीं थी। माँ ने अफसोस से कहा, कैसा सूना सूना लगता है बेटी का गला। बेटी, मेरी हार यूं ही पड़ा है, ठहरो ला देती हूँ, गले में कुछ डाले रहो। यह वही है माँ, अभी 1 साल की तो बात है। नरेंद्र के साथ एक विवाह में गीता को जाना पड़ा था। यूं तो वह कहीं साथ नहीं जाते थे, लेकिन एक थोक सब्जी व्यापारी नरेंद्र के खास दोस्त थे। उनके घर विवाह में वह सपरिवार वहां निमंत्रित थे। गीता के कानों में हल्के रिंग थे, लेकिन कलाई और गले में भी कुछ तो चाहिए। सूना गला अच्छा नहीं लगता था। माँ से हार मांगने गई थी कि शादी में पहनेगी और वापस कर देगी, लेकिन माँ ने यह कहकर साफ इनकार कर दिया था कि शादी ब्याह की भीड़ में कोई छीन कर भाग जाएगा तो। और आज वही माँ उसके सूने गले में अपना वही हार डालने को बेचैन है। मन में कितनी कटु बातें उमड़ी, लेकिन वह बोली, नहीं माँ, वह पुराने फैशन का हार मुझसे नहीं पहना जाएगा, मैं हार बनवा लूंगी। कई बार नरेंद्र से वह झगड़ी थी, कहीं आना जाना हो तो गले में कुछ तो चाहिए। वह चुपचाप सुन लेता। माँ ने सुनार से गीता के खर्चे पर भी उसे 2 सोने की चूड़ियां बनवा दी थी, लेकिन वह दोपहर में बिना किसी को कुछ बताए कपड़े बदल कर निकल पड़ी। जौहरी बाजार उसका देखा हुआ था। रिक्शे से सीधी वहां पहुंची और एक दुकान में घुस गई। दुकानदार ने हार दिखाए। दाम पूछकर उसने एक हल्का सा किंतु कीमती हार चुन लिया। सोने की शुद्धता की गारंटी दुकानदार ने खुद दे दी और साथ में यह भी कहा, बहन जी, इसे आप अपनी ही दुकान समझे, कुछ भी लेना देना या तुड़वाना हो तो हम सेवा के लिए ही हैं। गीता घर लौटी। मन में एक तृप्ति थी। रुपया भी क्या चीज है, उसके मन में एक सुखद अनुभूति थी। हार देखकर माँ और बहन की आंखें फटी की फटी रह गई। गीता मन में सोचने लगी कि रुपए के लिए वह बेचारे जिंदगी भर खटते रहे, मेहनत की, न अच्छा खाया पिया, न पहना और मुझको लखपति बना गए। उसका मन भर आया। वह नरेंद्र की फोटो के आगे सिर झुकाकर बुदबुदाई, तुम्हारी मेहनत के पैसों का ध्यान रखूंगी, यूं ही बर्बाद न होने दूंगी। अपने पराये बहुत पहचान में आ रहे हैं, पैसा सबकी कलई उतार देता है। पिता इंटर कॉलेज की क्लर्की से रिटायर हुए थे। पेंशन से घर चलाना कठिन होने पर कपड़ा मंडी में उन्होंने एक दुकान का बही खाता लिखने का काम संभाल लिया था। वह एक दिन घबराए हुए आए, बताया कि बरसों पहले ऑफिस से एक मित्र क्लर्क को बैंक से लोन में लेने में उन्होंने अपनी जमानत दी थी। पूरा कर्ज वसूल न हो पाया। मित्र रिटायर हो जाए, न जाने कहाँ चला गया है, पता नहीं लगता, और बैंक वालों ने उन पर दावा दायर कर दिया है। अब 20 दिनों में रका जमा न करने पर घर का सारा सामान नीलाम करा लेंगे और मुझे जेल जाना पड़ेगा। पिता के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। यह सुनकर माँ रोने लगी। कितनी रकम का कर्जा था? गीता ने सहमते हुए पूछा। कर्ज तो 1 लाख का था, पर उसने किस्तों में 70,000 दे दिए थे। बाकी के 30,000 का दावा बैंक वालों ने किया है। माँ ने रोते हुए गीता का हाथ पकड़ लिया। बेटी, अब तुम्हारे ही ऊपर है, इन्हें जेल जाने से बचाओ। गीता ने बैंक द्वारा भेजे गए कागज देखने चाहे तो पिता का चेहरा उतर गया और बोले, बैंक ने अभी तो नोटिस नहीं भेजा है, लेकिन वहाँ के एक जान पहचान के आदमी ने बताया है कि जल्द भेजने की तैयारी हो रही है। उसने राय दी है कि मैं बैंक मैनेजर से मिल लूं और शीघ्र रुपए की व्यवस्था करूं। तो पहले कागज आने दीजिए, तब देखेंगे। तुम बात नहीं समझी। नोटिस आने पर तुरंत बात फैल जाएगी, क्या इज्जत रहेगी तब? माँ ने दुखी भाव से कहा, बेटी, अब माँ बाप की इज्जत तुम ही बचा सकती हो। गीता ने चेकबुक निकाली और पिता के नाम
30,000 रुपए की राशि भरकर उन्हें चेक दे दिया। माँ बाप ने आशीर्वाद की झड़ी लगा दी। घर का वातावरण फिर से खुशनुमा होने लगा। गीता ने हिसाब लगाया। खर्च के लिए पहले निकाली रकम 20,000 लगभग खत्म होने को है। अब यह 30,000 और बैंक की रकम से निकल गई। यूं ही यदि चलता रहा तो एक दिन सब रुपए खत्म हो जाएंगे। सुबह आकाश को स्कूल की बस ले गई तो वह कपड़े बदलकर बैंक के क्लर्क सुबोध के घर गई। वह बैंक जाने की तैयारी में थे और उनकी पत्नी टिफिन में खाना रख रही थी। दोनों ने बड़े अपनेपन से गीता का स्वागत किया। सुबोध की पत्नी उसके लिए चाय बनाने चली गई। सुबोध जी, गीता बोली, आपसे एक बात पूछनी थी। सुबोध बोला, जी बोलिए, क्या बात है? मैं सोचती हूँ कि बैंक में पड़ी रकम के लिए कुछ ऐसा उपाय हो कि जब तक उसमें से रुपए निकाले न जा सके और सुरक्षित रहें। वही तो मैं आपको राय देना चाहता था, सुबोध ने उत्साह से कहा। आपने कल 30,000 का एक चेक बनवाया है। मेरी सलाह मानिए तो पूरी रकम को 8 साल के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट में डाल दें। ब्याज भी अधिक मिलेगा और रकम भी सुरक्षित रहेगी। उन्होंने गीता को विस्तार से चालू और सावधि खातों के बारे में समझाया। गीता ने आकाश की फीस, किताब, कॉपी, कपड़ों और अन्य खर्चों के बारे में बताया तो सुबोध ने कहा, आपकी जो जमा रकम है उस पर हर साल 28,000 से ज्यादा का आपको ब्याज मिलेगा। आप प्रतिमाह 2,200 उसमें से ले सकती हैं। इसके लिए आपको बैंक को लिखित रूप में देना होगा। इतने में तो आपके जरूरी घरेलू खर्च चल जाने चाहिए। उन्होंने आकाश को नॉमिनी बताते हुए गीता को अपना जीवन बीमा करा लेने की भी सलाह दी। गीता के आगे सुरक्षा का नया संसार खुल गया और मन की चिंता भी दूर हो गई। सुबोध के साथ वह बैंक गई और जमा राशि को फिक्स्ड डिपॉजिट में करवा देने की कार्यवाही उसी दिन पूरी कर दी। बैंक से फोन कर सुबोध ने बीमा कार्यालय के एक एजेंट ओमकार को वहां बुलवाया और गीता से परिचय कराते हुए जीवन बीमा पॉलिसी के बारे में बातें की। एजेंट ने गीता को विभिन्न पॉलिसियों के बारे में समझाया और शाखा कार्यालय से फॉर्म भरवाने के साथ साथ अन्य जांचों की भी कार्यवाही पूरी करा दी। बीमे की किस्त गीता को हर माह 3 माह पर नकद देनी थी। एजेंट ओमकार ने जिम्मा लिया कि वह समय पर आकर रुपए ले जाकर कागजी कार्यवाही निपटा देगा। गीता लगभग 5 बजे घर पहुंची तो सब चिंतित थे। माँ ने पूछा, इतनी देर कहाँ लगा दी बेटी? बैंक गई थी माँ, कुछ और भी जरूरी काम थे। माँ और घर वालों के चेहरे आशंकाओं से घिर गए कि बैंक क्या करने गई थी, पर पूछने का साहस किसी में नहीं हुआ। 2-3 दिन बाद छोटा भाई साजन आया और बोला, दीदी, कॉलेज से लड़कों का एक ग्रुप विंटर वेकेशन में उत्तराखंड घूमने जा रहा है। हर लड़के को 4,000 रुपए जमा करने पड़ेंगे। गीता ने सख्ती से कहा, अभी गर्मियों की छुट्टी में तुम जम्मू घूमने गए थे ना। हर छुट्टी में मटर गश्ती गलत है। तुम्हें छुट्टियों में यहीं रहकर वार्षिक परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। मैं इतने रुपए न जुटा सकूंगी। और यह सुनकर साजन का चेहरा उतर गया। माँ भी गीता का रुख देखकर कुछ न कह सकी। 3 माह पूरे होने पर ओमकार आकर बीमे की किस्त ले गया और कागजों पर उससे हस्ताक्षर भी कराए। गीता ने साफ शब्दों में माँ को बता दिया कि उसे अब आकाश की फीस और साजिन की कोचिंग की फीस ही देने योग्य आय होगी। पुष्पा की फीस पिताजी जैसे पहले देते थे दिया करें। ओमकार की सलाह से गीता ने एक स्वयंसेवी महिला संस्था का सदस्यता ग्रहण कर ली। उसके कार्यक्रमों में वह अधिकतर घर के बाहर ही रहने लगी। बाहरी अनुभव बढ़ने लगे और व्यस्तता के चलते अब गीता का तन मन अधिक खुश रहने लगा। ओमकार से गीता की अच्छी पटने लगी। अक्सर दोनों साथ ही बाहर घूमने फिरने निकलते। यह देखकर गीता की माँ पिताजी सहमते, किंतु सयानी और लखपति बेटी को क्या कहते। उसके कारण ही घर की हालत बदली थी। साल भर बाद ही एक दिन गीता माँ से बोली,
माँ, मैंने ओमकार से विवाह करना तय कर लिया है, तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। माँ को तो कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ, हतप्रभ सी खड़ी रह गई। बगल के कमरे से पिताजी भी आ गए। क्या हुआ, मैं क्या सुन रहा हूँ? पिताजी, मैं ओमकार के साथ विवाह करने जा रही हूँ, आशीर्वाद दे। माँ फट पड़ी, तेरी बुद्धि तो ठीक है, भला कोई विधवा? तभी ओमकार वहां आ गया। उसे देखकर माँ खामोश हो गई, लेकिन आते आते उसने उनकी बातें सुन ली थी। अंततः हंसकर ओमकार बोला, माँ जी, आप किस जमाने की बात कह रही हैं? अब जमाना बदल गया है। अब विधवा की दोबारा शादी को बुरा नहीं समझा जाता। जब हमें कोई आपत्ति नहीं है तो दूसरों से क्या लेना देना। खैर, आप लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ है, ऐसा हमने मान लिया है। चलो गीता। उसी दिन मंदिर में उनका विवाह संपन्न हो गया। मन में सहमति न रखते हुए भी गीता के माता पिता व भाई बहन विवाह समारोह में शामिल हुए। माँ पिता ने कन्यादान किया। ओमकार के घर में केवल माँ और 2 छोटी बहन थी, और ओमकार के ऑफिस के सहयोगी भी पूरे उत्साह के साथ सम्मिलित हुए। गीता ने माँ पिता के पैर छुए। फिर गीता के साथ सभी लोग उसके घर आ गए तो ओमकार की माँ ने कहा, समधी जी, अब गीता को विदा कीजिए, अब वह मेरी बहू है, उसे अपने घर जाने दीजिए। पिता की जुबान खुली, लेकिन आकाश? ओमकार की माँ ने हंसकर कहा। आकाश ओमकार को बहुत चाहता है। ओमकार भी उसे अपने बेटे की तरह प्यार करता है। बच्चे को उसका पिता भी तो मिलना चाहिए। गीता बोली, पिताजी, मेरे इस घर को फिलहाल किराए पर उठा दें। उस पैसे से भाई बहनों की पढ़ाई, घर की देखभाल आदि का खर्च निकल जाएगा। चलते समय ओमकार ने गीता के माता पिता से कहा, पिताजी, मैंने गीता से स्पष्ट कह दिया है कि तुम्हारा जो धन है वह तुम्हारा ही रहेगा, तुम्हारे ही नाम से रहेगा। मैं खुद अपने परिवार, पत्नी और पुत्र के लायक बहुत कमा लेता हूँ। आप ऐसा न सोचे कि उसके धन के लालच से मैंने शादी की है, वह उसका है और आकाश का है। फिर माता पिता के पैर छूकर ओमकार और गीता थोड़े से सामान और आकाश को साथ लेकर चले गए। अपने घर आ गया। घर पहुंचकर ओमकार की बहन और माँ ने जोरदार तरीके से बहू का स्वागत किया और अपने संसार में बिजी हो गए। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में एक नए वीडियो में।